ये साल 1895 की बात है। उस समय कुछ कारणों के चलते, जिन्हें यहां बताने की जरूरत नहीं है, मुझे और मिस्टर शर्लॉक होम्स को अपने शहर की महान यूनिवर्सिटी में रहना पड़ा। उस समय हमारे सामने एक छोटी मगर अजीब घटना हुई जिसे मैं बताने जा रहा हूं। ये जाहिर है कि इस घटना की कोई भी ऐसी जानकारी जो इसे पढ़ने वालों को कॉलेज या अपराधी की एकदम सही पहचान करा सकती है, को बताना नासमझी और गलती होगी। इस दर्दनाक घटना को खामोशी के साथ दबे रहने देना चाहिए। हालांकि कुछ सावधानियां बरतते हुए इस घटना को बताया जा सकता है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के बेहतरीन बताने लायक हुनर और गुणों को दिखाती है। मैं इस घटना की उन चीजों को बताने से बचूंगा जिससे कि घटना की बिल्कुल सही जगहों या उससे जुड़े लोगों की जानकारी मिल सके। बात उन दिनों की है जब हम लाइब्रेरी के पास एक आलीशान लॉज में रह रहे थे, जहां शेरलॉक शुरुआती अंग्रेजी चार्टर की कुछ मुश्किल रिसर्च, जिनके नतीजे आने पर वो मेरी आने वाली कहानियों का सब्जेक्ट हो सकता है, उन पर काम कर रहा था। एक दिन शाम को मिस्टर हिल्टन सोम्स नाम का आदमी मिलने आया, जिसे हम जानते थे और जो कॉलेज ऑफ सेंट ल्यूक्स का प्रोफेसर था। मिस्टर सोम्स एक लंबा चौड़ा नर्वस किस्म का, जल्दी जोश में आ जाने वाला शख्स था। मैंने उसे हमेशा ही बेचैन देखा था, लेकिन इस बार वो ज्यादा ही परेशान था और वो मुझे अपने कंट्रोल में नहीं लग रहा था। साफ था कि कोई मामूली बात नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात हुई थी। मुझे यकीन है मिस्टर होम्स के आप मुझे अपने कीमती समय में से कुछ समय देंगे। हमारे कॉलेज सेंट ल्यूक्स में एक बहुत ही दुखद घटना घट गई है और सच में ये तो अच्छा हुआ कि आप इस समय इसी शहर में हैं, वरना मैं पता नहीं क्या करता। अभी तो मैं बहुत बिजी हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान कहीं और जाए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बजाय पुलिस की मदद लें। नहीं सर, ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर एक बार कानून की मदद ले ली तो फिर इस खबर को फैलने से नहीं रोका जा सकता, और ये उन मामलों में से एक है जहां कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए इस घटना को दबाना बहुत जरूरी है। आपके हुनर और ताकत के बारे में सब जानते हैं। पूरी दुनिया में बस एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं मिस्टर होम्स, आप जो भी हो सकता है प्लीज करें। पर मेरे दोस्त को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी बेकर स्ट्रीट वाली जानी पहचानी जगह से दूर था, जहां पर ना तो उसकी नोटबुक और ना ही केमिकल थे, और अपने घर पर नहीं होने की वजह से वो कुछ परेशान था। उसने लाचारी के साथ अपने कंधे हिला दिए, जबकि हमसे मिलने आया हुआ आदमी उत्तेजित हालत में जल्दी जल्दी बोलता हुआ अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूं मिस्टर होम्स। कल हमारे यहाँ फोर्टिस्क्यू स्कॉलरशिप एग्जाम का पहला दिन है। मैं वहां पर एग्जामिनर हूं। मेरा सब्जेक्ट ग्रीक है और पहले पेपर में ग्रीक ट्रांसलेशन का एक बड़ा सा पैसेज है जो कि कैंडिडेट ने नहीं देखा है। ये पैसेज एग्जाम पेपर पर छपा है, और अगर ये पेपर स्टूडेंट को पहले ही मिल जाए तो उसे इसकी तैयारी करने में आसानी होगी और उसे इसका फायदा होगा। इसलिए एग्जाम पेपर को सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। आज से लगभग 3 बजे के पेपर प्रूफ प्रिंटर से आए हैं। इसमें थ्यूसिडीज का आधा चैप्टर होता है। मुझे इसे बड़ी सावधानी से पढ़ना था ताकि कोई भी गलती ना हो और लिखा हुआ एकदम ठीक छपा हो। 4:30 बजे मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय मैंने अपने दोस्त को उसके कमरे पर चाय पीने का वादा किया था, इसलिए मैं प्रूफ को टेबल पर छोड़कर चला गया। मुझे वहां लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। आप तो जानते ही हैं मिस्टर होम्स कि हमारे कॉलेज में 2 दरवाजे लगे हैं। अंदर की तरफ हरे बैज का और बाहर की तरफ भारी ओक का दरवाजा लगा है। जैसे ही मैं वापस लौटकर बाहर के दरवाजे पर पहुंचा तो उस पर चाबी लटकी हुई देखकर चौंक गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं चाबी यहीं भूल गया था, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में देखा तो चाबी वहीं थी। जहां तक मुझे पता है दूसरी चाबी मेरे नौकर बेनिस्टर के पास रहती है, जो पिछले 10 सालों से यहां की देखरेख कर रहा है। वो बहुत भरोसे का आदमी है, उसकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, और मुझे मालूम हो चुका था कि चाबी उसी की है क्योंकि वो मेरे कमरे में चाय पूछने आया था और बाहर जाते समय लापरवाही से चाबी वहीं दरवाजे पर छोड़कर चला गया। जरूर मेरे जाने के कुछ ही मिनटों बाद वो मेरे कमरे में आया होगा। किसी और मौके पर उसकी ये लापरवाही छोटी सी भूल मानी जा सकती थी, पर आज के दिन इसके परिणाम बहुत बहुत बुरे हो सकते हैं। जब मैंने अपनी मेज पर देखा तो मुझे पता लग गया कि किसी ने मेरे पेपरों के साथ छेड़छाड़ की है। इसका सबूत वो 3 पेपर्स थे जिन्हें मैं एक साथ रखकर छोड़ गया था। अब वो बिखरे हुए थे। उनमें से एक नीचे फर्श पर पड़ा था, दूसरा खिड़की के पास कोने की टेबल पर, और तीसरा वहीं पर था जहां मैं छोड़कर गया था। होम्स ने पहली बार कुछ हलचल की। पहला पेज फर्श पर, दूसरा खिड़की पर और तीसरा जहां तुम उसे छोड़ गए थे। बिल्कुल सही मिस्टर होम्स, आपने तो मुझे हैरान कर दिया। आपने ये कैसे जान लिया? आप अपनी दिलचस्प कहानी जारी रखिए। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि बेनिस्टर ने मेरे पेपरों से छेड़छाड़ करने की हिमाकत की है, लेकिन उसने इस इल्जाम से साफ इनकार कर दिया और मुझे भी भरोसा हो गया कि वो सच बोल रहा है। दूसरा यह भी हो सकता है कि किसी ने उधर से गुजरते हुए दरवाजे पर चाबी लटकती हुई देख ली थी और वो ये जान गया था कि मैं बाहर गया हूं और पेपर देखने अंदर चला गया हो।
यह स्कॉलरशिप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम दांव पर लगी हुई है और इसीलिए कोई भी बेईमान आदमी अपने साथी से आगे लाने के लिए ऐसा खतरा मोल ले सकता है। बेनिस्टर इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लगभग बेहोश सा हो गया था जब हमें यह पता चला कि पेपरों से छेड़छाड़ की गई है। मैंने उसे थोड़ी सी ब्रांडी दी और एक चेयर पर पड़े रहने दिया। उसके बाद मैंने बहुत ध्यान से कमरे का जायजा लिया। जल्दी ही मैंने देखा कि घुसपैठिए ने बिखरे हुए पेपरों के आसपास अपने वहां होने के और भी निशान छोड़े हैं। खिड़की के पास वाली टेबल पर पेंसिल को तेज करने की कोशिश की गई थी क्योंकि वहां पेंसिल के छिलके पड़े हुए थे। लीड का एक टूटा हुआ टुकड़ा भी वहां पड़ा हुआ था। साफ जाहिर था कि उस बदमाश ने जल्दी जल्दी में पेपर नकल करने की कोशिश की और उसकी पेंसिल की नोक टूट गई, इसीलिए उसे फिर से पेंसिल को छीलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत खूब, होम्स ने कहा। जैसे जैसे उसकी दिलचस्पी इस केस में बढ़ती गई वैसे वैसे उसका खोया हुआ जोश भी वापस आने लगा। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनिए। मैंने एक नई टेबल ली है जिसकी सतह पर शानदार लाल लेदर चढ़ा हुआ है। मैं कसम खाने को तैयार हूं और बेनिस्टर भी कि वो साफ सुथरी थी और उस पर कोई खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। और अब उसमें अब 3 इंच लंबा एक गहरा कट लगा हुआ है। खाली खरोंच ही नहीं बल्कि एक पूरा कट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे टेबल पर काले आटे या काली चिकनी मिट्टी की एक छोटी सी बॉल मिली जिसमें कुछ बुरादे के जैसे धब्बे चिपके हुए थे। मुझे यह यकीन है कि ये निशान उसी आदमी ने छोड़े हैं जिसने मेरे पेपर के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा वहां न पैरों के निशान थे और न ही उसकी पहचान के लिए कोई और दूसरे सबूत मिले। उस समय मैं अपनी निराशा के गहरे समुद्र में डूब चुका था। तभी अचानक मुझे याद आया कि इन दिनों आप भी इसी शहर में रुके हुए हैं और मैं इस मामले को सीधा आपके हाथों में सौंपने चला आया। मेरी मदद करें मिस्टर होम्स, आप मेरी समस्या देखें। या तो मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा या फिर एग्जाम्स को कुछ दिनों के लिए टालना होगा जब तक कि नए पेपर तैयार होते हैं। पर यह काम बिना अपनी सफाई दिए नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि यह बात आगे जाके और बड़ा रूप ले ले। ऐसा हुआ तो न सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी और इसीलिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि यह मामला चुपचाप और सावधानी से सुलझा लिया जाए। मुझे इस मामले को देखने और आपको सलाह देने में जो कुछ भी मैं कर सकता हूं करने में बहुत खुशी होगी। खड़े होकर अपना कोट पहनते हुए होम्स ने कहा। ये केस भी कम दिलचस्प नहीं है। पेपर्स आपके पास आने के बाद क्या कोई आपसे मिलने के लिए कमरे में आया था? हाँ, एक जवान लड़का दौलत रास। वो एक इंडियन स्टूडेंट है जो उसी फ्लोर में रहता है और एग्जाम्स के बारे में कुछ पूछने मेरे पास आया था। इसी के लिए वो आया था? हाँ। और वो पेपर आपकी टेबल पर थे? जहां तक मुझे ध्यान है वो रोल किए हुए थे। लेकिन क्या उन्हें एग्जाम प्रूफ के तौर पर पहचाना जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपके कमरे में और कोई नहीं आया था? जी नहीं। क्या कोई ये जानता था कि एग्जाम प्रूफ वहां होंगे? प्रिंटर के अलावा कोई भी नहीं। क्या वो आदमी बेनिस्टर जानता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को नहीं मालूम था। बेनिस्टर अभी कहाँ है? वो बहुत बीमार था बेचारा। मैं उसे चेयर पर लेटाकर छोड़ आया। मैं आपके पास आने के लिए बहुत जल्दी में था। आप अपना दरवाजा खुला छोड़कर आए हैं? मैंने पहले एग्जाम पेपर को लॉक करके रख दिया है। इसका मतलब यह है मिस्टर सोम्स कि अगर उस इंडियन स्टूडेंट ने उन पेपर के रोल्स को एग्जाम प्रूफ के रूप में नहीं पहचाना तो वो आदमी जिसने उन पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की वो इत्तेफाक से ही उन तक पहुंचा था बिना जाने के वो पेपर्स वहां हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। होम्स ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, ठीक है, चलिए चल कर देखते हैं। ये केस तुम्हारी तरह का नहीं है वॉटसन। इसमें फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल ताकत की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम भी आना चाहते हो तो चलिए मिस्टर सोम्स, तो फिर अब आपकी समस्या हल की जाए। हमारे क्लाइंट के सिटिंग रूम की एक लंबी नीची जालीदार खिड़की उस पुराने कॉलेज के एक प्राचीन शहवाल के मैदान की तरफ खुलती है। हम एक गोथिक टाइप के धनुष के आकार के दरवाजे से होकर पत्थर की घिसी हुई सीढ़ियों पर पहुंचे। ग्राउंड फ्लोर पर लेक्चरर का कमरा था। उसके ऊपर 3 स्टूडेंट्स के कमरे बने हुए थे, एक के ऊपर एक। जब हम अपनी समस्या की जगह पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। होम्स अचानक रुका और उसने गौर से खिड़की की तरफ देखा और फिर वो उसके पास में गया और पंजों के बल खड़े होकर अपनी गर्दन लंबी करके उसने कमरे के अंदर झांका। वो जरूर दरवाजे के अंदर से ही घुसा होगा। खिड़की के अलावा अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं है, हमारे गाइड ने कहा। ओह माय गॉड, होम्स बोला और फिर वो अजीब से तरीके से मुस्कुराया जैसे ही उसने हमारे साथी की तरफ नजरें फेरी। अच्छा, तो अगर यहां जानने लायक कुछ नहीं है तो फिर हमारा अंदर जाना ही ठीक रहेगा। लेक्चरर ने बाहरी दरवाजे का ताला खोला और हमें एक कमरे के अंदर ले गया। हम दरवाजे पर ही खड़े थे जब होम्स ने फर्श पर बिछी कालीन की जांच की।
मुझे लगता है कि इस पर तो कोई निशान नहीं है। वो इसकी उम्मीद भी कैसे कर सकता है जब दिन इतना सूखा हो। बरसात के दिन होते तो कोई निशान मिल भी जाते। तुम्हारे नौकर की तबीयत अब कुछ ठीक हो गई लगता है। तुमने उसे चेयर पर छोड़ा था, है ना? कौन सी चेयर पर? उधर खिड़की के पास। अच्छा, इस छोटी सी टेबल के पास। अब तुम लोग अंदर आ सकते। मैंने कारपेट देख लिया है। चलो अब हम पहले उस छोटी टेबल पर देखेंगे। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल साफ है। वो आदमी अंदर घुसा, उसने बीच की टेबल से एक एक करके पेपर उठाए, फिर वो उन्हें वहां खिड़की के पास वाली टेबल पर ले गया, क्योंकि वहां से वो तुम्हें कोर्टयार्ड की तरफ से आते हुए देख सकता था और यहां से भाग सकता था। नहीं, असल में वो नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं किनारे के दरवाजे से अंदर आया था। ओह, ये अच्छी बात है। फिर भी किसी तरह ये उसके दिमाग में था। जरा मुझे उन 3 पन्नों को देखने दो। नहीं, कोई उंगलियों की छाप नहीं है। कोई बात नहीं। पहले उस पेज को यहां ले गया, फिर उसने इसकी नकल की। उसे ये सब करने में कितनी देर लगी होगी? 15 मिनट, इससे कम नहीं। और फिर उसने इसे नीचे गिरा दिया और दूसरा पेज उठा लिया। वो इन सबके बीच में ही था कि आपके आने से उसे बड़ी तेजी से पीछे हटना पड़ा, बहुत ही तेजी से। तब उसके पास इन्हें वापस उसी जगह पर रखने के लिए समय नहीं बचा था, जिसकी वजह से आपको पता चला कि वो यहां आया था। जब आप बाहरी दरवाजे से आए तो क्या आपको किसी की सीढ़ियों पर तेज कदमों से चलने की आवाज सुनाई दी? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर, वो इतना धड़ाधड़ लिख रहा था कि उसने अपनी पेंसिल ही तोड़ डाली, जैसा कि तुमने भी अनुमान लगाया कि पेंसिल को फिर से छीला गया था। मजेदार बात यह है कि वॉटसन, वो कोई साधारण पेंसिल नहीं थी। वो किसी आम पेंसिल से बड़े साइज की मुलायम नोक वाली पेंसिल थी। उसका बाहरी रंग गहरे नीले रंग का था। उस पर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम सिल्वर रंग में छपा हुआ था और अब वो लगभग 1.5 इंच लंबी ही बची हुई है। इस तरह की पेंसिल की तलाश कीजिए मिस्टर सोम्स, और फिर आपका मुजरिम आपके सामने होगा। आपकी और अधिक मदद के लिए बता दूं कि उसके पास एक बिना धार वाला बड़ा सा चाकू भी है। मिस्टर सोम्स इतनी सारी जानकारी सुनकर हैरत में पड़ गया। मैं दूसरे पॉइंट पर ध्यान दे सकता हूं, लेकिन इतने बड़े मामले को आप इतनी जल्दी कैसे समझ गए? होम्स ने पेंसिल पर चिपके हुए चिट जिस पर NN लिखा था उसे निकाला, और उसके बाद अब उस जगह पर खाली लकड़ी रह गई थी। तुमने देखा? नहीं, अभी भी नहीं। वॉटसन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। कुछ और भी है। ये NN का मतलब क्या हो सकता है? ये शब्द के आखिर में लिखा है। तुम तो जानते हो कि पेंसिल बनाने वालों में जोहान फेबर का नाम काफी जाना माना है। ये पता नहीं लग रहा है कि पेंसिल का जो हिस्सा रह गया, क्या आमतौर पर जोहान कंपनी के नाम का चिट वहीं पर लगा हुआ होता है? उसने छोटी वाली टेबल को इलेक्ट्रिक लाइट के पास रखा। मेरा अनुमान है कि उसने जिस पेपर पर लिखा, अगर वो पेपर बहुत पतला था तो उसके कुछ निशान इस पॉलिश की हुई सतह पर आ सकते हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वेल, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जाने लायक और कुछ बचा है। अब उस बीच की टेबल को देखते हैं। मुझे लगता है कि छोटी काली गोली वही है जिसके बारे में तुमने बताया था। कुछ कुछ पिरामिड के आकार सी है और अंदर से खोखली लग रही है। जो तुमने मुझे बताया था उसी के मुताबिक इस पर बुरादे के टुकड़े भी चिपके हुए हैं। वाह, ये बहुत दिलचस्प है। और ये जो टेबल पर एक कट लगा है, जो कि शुरू में खरोंच और बाद में चीरा है, यानी कि पूरा कट गया है। मैं आपका आभारी हूं मिस्टर सोम्स कि आपने मेरा ध्यान इस केस की ओर खींचा। वेल, इस दरवाजे के पीछे क्या है? मेरा बेडरूम। क्या इस घटना के बाद तुम वहां पर गए थे? नहीं, मैं सीधा आपके पास ही आया। मैं एक बार वहां भी देखना चाहूंगा। वाह, क्या शानदार है। पुराने जमाने का कमरा है। कृपया आप लोग तब तक बाहर ही रुकें जब तक मैं इस कमरे के फर्श का जायजा न ले लूं। यहां तो कुछ भी नहीं है। इस पर्दे के पीछे क्या है? क्या तुम इसके पीछे अपने कपड़े टांगते हो? अगर किसी आदमी को इस कमरे में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा तो वो जरूर इसके पीछे ही छिपेगा, क्योंकि तुम्हारा बेड बहुत नीचे है और अलमारी भी बहुत छोटी है। मुझे लगता है कि यहां कोई नहीं है। और फिर होम्स ने पर्दा हटा दिया। उसके थोड़े से कठोर और सतर्क रवैये से मुझे पता चल गया कि वो किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार था। असल में जब पर्दा हटा तो वहां 3-4 कपड़ों के टंगे होने के अलावा और कुछ भी नहीं था। होम्स अचानक मुड़ा और फर्श की ओर घूरने लगा। अरे वाह, ये क्या है? वो काली मिट्टी का पिरामिड जैसा ही ढेला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्टडी रूम के टेबल पर मिला था। होम्स ने उसे अपने हाथ पर रखकर बिजली की रोशनी में देखा। मिस्टर सोम्स, लगता है कि आपके कमरे में आने वाला आदमी आपके सिटिंग रूम के साथ साथ आपके बेडरूम में भी सुराग छोड़ गया है। वो यहां से क्या चाहता था? मुझे लगता है पहले से काफी साफ है। तुम उस रास्ते से वापस आए जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और इसीलिए उसे इसका पता तब तक नहीं चला जब तक कि तुम बिल्कुल दरवाजे पर नहीं पहुंच गए। वो क्या कर सकता था? उसने वो सब कुछ उठाया जिससे कि वो पकड़ा जा सकता था, और वो खुद को छुपाने के लिए आपके बेडरूम में घुस गया। हे भगवान, मिस्टर होम्स, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मैं जिस दौरान इस कमरे में बेनिस्टर से बात कर रहा था उस दौरान वो आदमी यहीं बंद था, बस हमें पता नहीं था? वेल, मुझे तो यही लगता है।
जरूर उसके पास कोई दूसरा रास्ता होगा मिस्टर होम्स। पता नहीं आपने मेरे बेडरूम की खिड़की पर गौर किया कि नहीं। जालीदार खिड़की, शीशे का फ्रेम लगा हुआ है, 3 अलग अलग खिड़कियां एक अपने कांच पर खुल रही है जो किसी भी आदमी के निकलने के लिए काफी है। बिल्कुल यही बात मैं बताना चाहता था। और यह खिड़की कोर्टयार्ड से पूरी तरह दिखाई भी नहीं देती, तो वो आदमी यहीं से अंदर गया होगा। बेडरूम से गुजरते हुए निशान वहां छोड़ गया और आखिर में दरवाजा खुला पाकर वहां से भाग गया। होम्स ने बेसब्री से सर हिलाया और वो बोला, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं समझता हूं आपने बताया था कि यहाँ 3 स्टूडेंट्स हैं जो इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और आपके दरवाजे के पास से गुजरते रहते हैं। हाँ वे करते हैं। और वे सभी यही एग्जाम दे रहे हैं। हाँ। क्या तुम्हारे पास उनमें से किसी एक पर बाकियों से ज्यादा शक करने का कोई कारण है? सोम्स थोड़ा हिचकिचाया। ये बड़ा नाजुक सवाल है। बिना सबूत के किसी पर शक करना सही नहीं होगा। आप अपना शक बताएं, सबूत मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ ही शब्दों में यहां रहने वाले उन 3 स्टूडेंट्स के कैरेक्टर के बारे में बताता हूं। उन तीनों में सबसे निचले फ्लोर पर रहने वाला स्टूडेंट गिलक्रिस्ट है। वो एक अच्छा स्कॉलर और एक अच्छा एथलीट है जो कॉलेज की रग्बी और क्रिकेट टीम के लिए खेलता है और उसने हर्डल और लॉन्ग जंप में इनाम भी जीते हैं। वो एक अच्छा इंसान है। उसके पिता सर जेबेज गिलक्रिस्ट एक बदनाम आदमी थे जिन्होंने खुद को जुए में बर्बाद कर दिया। इसीलिए मेरा यह स्टूडेंट बहुत गरीब रह गया, लेकिन वो मेहनती है। मुझे उम्मीद है वो अच्छा करेगा। दूसरे फ्लोर पर वो दौलत रास रहता है जो एक इंडियन है। वो शांत, अपने आप में घूम रहने वाला लड़का है, जैसा कि ज्यादातर इंडियन होते हैं। वो अपने काम में अच्छा है, हालांकि ग्रीक उसका कमजोर सब्जेक्ट है। वो स्टेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे ऊपर के फ्लोर में माइल्स मैक्लॉरन रहता है। जब वो किसी काम को करने की ठान लेता है तो उसे बहुत ही शानदार ढंग से करता है। वो यूनिवर्सिटी के सबसे तेज स्टूडेंट्स में से एक है, लेकिन वो मनमौजी, बदतमीज, आवारा और गैर जिम्मेदार है। वो अपने पहले साल में एक कार्ड स्कैंडल में कॉलेज से लगभग बाहर ही होने वाला था। वो पूरे टर्म ऐसे ही आलस में पड़ा रहता है और अब जरूर वो इस एग्जाम से घबराया हुआ होगा। तो फिर ये वही है जिस पर तुम्हारा शक जाता है? नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन तीनों में से शायद सबसे ज्यादा शक इसी पर है। बिल्कुल। तो अब मिस्टर सोम्स आपके नौकर बेनिस्टर से मिलते हैं। वो एक 50 साल का आदमी था जिसके चेहरे का रंग कुछ उड़ा हुआ था। दाढ़ी एकदम साफ की हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो अपनी रोज की सामान्य जिंदगी में अचानक हुई इस घटना से अब तक उभर नहीं पाया था। घबराहट से उसका मोटा सा चेहरा ऐंठ गया था और उसकी उंगलियां कांप रही थी। सोम्स ने कहा, हम लोग इस दुखद घटना की छानबीन कर रहे हैं बेनिस्टर। जी सर। मैं समझता हूं कि तुमने अपनी चाबी दरवाजे पर ही छोड़ दी थी। जी हां। क्या ये बहुत अजीब नहीं है कि तुमसे ये भूल उसी दिन हुई जिस दिन वो पेपर अंदर थे? ये मेरी बदकिस्मती है सर, और मुझसे ये भूल पहले भी हो चुकी है। तुम कमरे में कब आए थे? लगभग 4:30 बजे, जो कि मिस्टर सोम्स के चाय का वक्त है। और वहां कितनी देर रुके थे? जब मैंने देखा कि वे वहां नहीं है, मैं फौरन ही लौट गया था। क्या तुमने टेबल पर रखे पेपर्स को देखा था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तुम चाबी दरवाजे पर ही कैसे छोड़ गए? मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी और मैंने सोचा कि मैं चाबी लेने फिर से वापस आऊंगा, लेकिन फिर मैं भूल गया। क्या बाहरी दरवाजे में स्प्रिंग लॉक है? जी नहीं सर। तब तो हमेशा खुला ही रहता होगा। जी हां सर। कमरे में से कोई भी आराम से बाहर जा सकता है? जी हां। जब मिस्टर सोम्स वापस लौटे और तुम्हें बुलाया तब तुम बहुत परेशान थे। जी हां सर, मैं इतने सालों से यहां पर हूं, पर पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बेहोश ही हो गया था सर। तो तुम कहां पर थे जब तुम्हारी हालत बिगड़ने लगी? मैं कहां था सर? क्यों, यहीं दरवाजे के पास। यह अजीब है क्योंकि तुम उधर कोने के पास की चेयर पर बैठे थे। तुम इन दूसरी कुर्सियों पर क्यों नहीं बैठे? मुझे नहीं पता सर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां बैठा था। मुझे नहीं लगता मिस्टर होम्स कि उसे इसके बारे में कुछ और ज्यादा पता है। इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, कुछ ज्यादा ही खराब। तुम यहां रुके थे जब तुम्हारे मास्टर यहां से जा चुके थे? बस 1 मिनट के लिए शायद। फिर मैंने दरवाजा लॉक किया और अपने कमरे में चला गया। तुम्हें किसी पर शक है? ओ, मैं ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा सर। मैं नहीं मानता कि इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आदमी है जो ऐसा काम करके खुद को फायदा पहुंचा सकता है। नहीं सर, मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा। शुक्रिया, ये काफी है। अरे हां, एक चीज और।
तुमने ये बात उन 3 स्टूडेंट्स में से किसी को बताई तो नहीं कि यहां कुछ गलत हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तुमने उनमें से किसी को भी नहीं देखा? नहीं सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब मिस्टर सोम्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कोर्टयार्ड की तरफ चलते हैं। धुंधले अंधेरे में हमारे ऊपर 3 पीली चौकोर लाइट चमक रही थीं। तुम्हारी तीनों चिड़ियां अपने घोंसलों में हैं, होम्स ऊपर देखकर बोला। ओह, वो क्या है? उनमें से एक बहुत बेचैन दिख रहा है। ये वही इंडियन था जिसकी गहरी छाया अचानक उसकी खिड़की पर दिखाई पड़ी। वो तेजी के साथ अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। मैं इन तीनों में से हर एक से मिलना चाहता हूं, क्या ये हो सकता है? सोम्स ने जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कमरे कॉलेज में काफी पुराने हैं और किसी का वहां उनसे मिलने जाना आम बात है। मेरे साथ आइए, मैं आपको खुद लेकर चलता हूं। जैसे ही हमने गिलक्रिस्ट का दरवाजा खटखटाया, होम्स ने कहा, प्लीज हमारे नाम मत बताइएगा। एक लंबे पतले सुनहरे बालों वाले जवान लड़के ने दरवाजा खोला और जब वो हमारा इरादा जान गया तो उसने हमारा स्वागत किया। उसके कमरे में बहुत ही पुराने समय की कुछ सही में जानने लायक चीजें थी। उनमें से एक चीज को देखकर होम्स इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि उसने अपनी नोटबुक में इसकी ड्राइंग बनाने की जिद पकड़ ली। इस चक्कर में उसने अपनी पेंसिल तोड़ दी और फिर उस लड़के से पेंसिल मांगने लगा। आखिरकार उसे चाकू मिला अपनी ही पेंसिल छीलने को। और बिल्कुल ऐसा ही उस इंडियन लड़के के कमरे में भी हुआ, जो बहुत चुपचाप और शांत था। उसकी नाक कुछ उठी हुई थी। उसने हमें शक की नजरों से देखा और जब होम्स की आर्किटेक्चरल स्टडी और ड्राइंग खत्म होने को आई तो जाहिर है कि वो बहुत खुश था। दोनों में से किसी भी केस में मैं समझ नहीं पाया कि होम्स को वो सुराग मिला या नहीं जिसकी वो तलाश कर रहा था। बस केवल तीसरे वाले से ही हम मिल नहीं सके। हमारे खटखटाने पर भी बाहरी दरवाजा नहीं खुला और दरवाजे के पीछे से बहुत सारी गालियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। मुझे परवाह नहीं, तुम जो भी हो भाड़ में जाओ, वो तेज आवाज में चिल्लाकर बोला। कल एग्जाम है और कोई मेरा ध्यान नहीं भटका सकता है। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे को आए, मिस्टर सोम्स गुस्से से आग बबूला होकर बोले, बदतमीज लड़का, जरूर उसे पता नहीं चला होगा कि दरवाजा मैं खटखटा रहा था, लेकिन फिर भी उस लड़के का यह रवैया बहुत बुरा था और इसी वजह से उस पर और ज्यादा शक होता है। होम्स का रिएक्शन कुछ उत्सुकता से भरा था। क्या तुम मुझे उसका सही कद बता सकते हो? सच कहूं तो मिस्टर होम्स एकदम सही तो नहीं बता सकता हूं, पर वो इस इंडियन लड़के से लंबा है। गिलक्रिस्ट के जितना लंबा नहीं, मुझे लगता है 5 फीट 6 इंच के आसपास होगा। ये बहुत जरूरी है। ओके मिस्टर सोम्स, अब हम चलते हैं। गुड नाइट। मिस्टर सोम्स हताश और निराश हो गए और कहने लगे, हे भगवान मिस्टर होम्स, आप ऐसे अचानक मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आप हालात नहीं समझ रहे हैं। कल एग्जाम है, मुझे आज रात कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा। मैं ऐसी हालत में एग्जाम कराने की परमिशन नहीं दे सकता। जब एक एग्जाम पेपर से छेड़छाड़ की गई हो, हालात का सामना करना ही होगा। तो मैं अभी इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मैं कल सुबह जल्दी आऊंगा और इस पर बात करूंगा। ये हो सकता है कि तब तक मुझे कुछ और पता चल जाए और मैं कार्रवाई करने में कुछ मदद कर सकूं। तब तक आप कुछ मत कीजिए, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया मिस्टर होम्स। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी परेशानियों का कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। मैं इस मिट्टी के काले ढेले और पेंसिल के छिलकों को अपने साथ लिए जाता हूं। गुड बाय। जब हम बाहर अंधेरे कोर्टयार्ड में आए तो हमने फिर से ऊपर खिड़की की तरफ देखा। वो इंडियन स्टूडेंट अभी भी अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था और बाकी 2 गायब थे। तो फिर वॉटसन, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? जैसे ही हम मेन रास्ते पर पहुंचे, होम्स ने पूछा। बिल्कुल एक पार्लर गेम के जैसा है, 3 कार्ड वाली ट्रिक की तरह, है ना? हमारे पास 3 लोग हैं, इनमें से कोई एक है, तो तुम बताओ तुम किसे चूज करोगे? वो बदतमीज लड़का जो सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहता है, उसका रिकॉर्ड सबसे खराब है और फिर वो इंडियन भी कुछ अजीब था। वो हर वक्त क्यों अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा होगा? इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जब वे मन लगाकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उसने हमें कुछ अजीब ढंग से देखा। तो क्या तुम ऐसा नहीं करोगे जब अचानक तुमसे मिलने कुछ अनजान लोग आ जाएं, वो भी तब जब अगले ही दिन तुम्हारा एग्जाम हो और हर एक मिनट इतना कीमती हो? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। ये पेंसिल और चाकू भी सब ठीक है, लेकिन वो लड़का मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन? क्यों उस नौकर बेनेस्टर का इस मामले में क्या खेल है? मुझे तो उसने पूरी तरह से अपनी ईमानदारी से प्रभावित कर दिया। मुझे भी, और यही बात मुझे अटपटी लग रही है। क्यों एक ईमानदार आदमी? खैर छोड़ो, यहां बहुत सारी स्टेशनरी की दुकानें हैं, हम यहीं से अपनी खोजबीन शुरू करेंगे।
वहां हमारे काम की शहर में केवल 4 ही दुकानें थीं और होम्स ने हर उस दुकान पर पेंसिल का टुकड़ा दिखाया और वैसी ही पेंसिल पाने के लिए ऊंची कीमत भी लगाई। सभी ने कहा कि वे इसे मंगा सकते हैं, लेकिन ये और पेंसिलों के मुकाबले बड़े साइज की पेंसिल है, इसीलिए कभी कभार ही स्टॉक में रहती है। मेरा दोस्त इस नाकामी से परेशान नहीं हुआ, पर उसने अधूरे मन से अपने कंधे उचकाए। कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे दोस्त वाटसन, ये सबसे खास और आखिरी सबूत भी कुछ काम नहीं आया। पर खैर, मुझे लगता है कि हम इसके बिना भी एक अच्छा खासा केस बना सकते हैं। ओह, 9 बजने वाले हैं मेरे दोस्त, और वो लैंड लेडी 7:30 बजे ही बड़बड़ाने लगती है। तुम्हारी हमेशा चलने वाली तंबाकू का क्या वाटसन, और तुम्हारे बेवक्त का खाना। मुझे लगता है कि तुम्हें घर छोड़ने का नोटिस मिलेगा और मैं उस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि उससे पहले हमें इस नर्वस प्रोफेसर, लापरवाह नौकर और 3 अनोखे स्टूडेंट्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। होम्स ने उस दिन केस के बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि वो हमारे डिनर के बाद काफी देर तक सोच में डूबा हुआ बैठा रहा। अगले दिन, हाँ तो वाटसन, अब सेंट ल्यूक्स कॉलेज जाने का समय हो चुका है। क्या तुम बिना नाश्ता किए चल सकते हो? हाँ जरूर। मिस्टर सोम्स डरे हुए रहेंगे जब तक कि हम वहां पहुंचकर उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं देते हैं। क्या तुम्हारे पास उसे बताने के लिए कुछ खास है भी? हाँ, लगता तो है। तुमने पता लगा लिया? हाँ मेरे दोस्त वाटसन, ये केस मैंने सुलझा लिया है। पर तुम्हें ऐसा क्या नया सबूत मिल गया है? हाँ, मैं इतनी जल्दी 6 बजे अपने बिस्तर से यूं ही खाली नहीं उठा था। मैंने 2 घंटे की कड़ी मेहनत की और लगभग 5 मील की दूरी भी तय की। तुम्हें कुछ दिखाना है, इसे देखो। उसने अपना हाथ आगे किया। उसकी हथेली पर 3 छोटे से काली मिट्टी के ढेले थे। पर क्यों होम्स, कल तो तुम्हारे पास केवल 2 ही थे। और एक आज सुबह मिला। ये एक सही तर्क है, जहां से भी तीसरा ढेला आया बाकी 2 भी वहीं से आए हैं वाटसन। चलो चलते हैं और अपने दोस्त सोम्स को मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जब हमने उसे चैम्बर में देखा तो वो बेचारा बदकिस्मत प्रोफेसर बहुत ही बुरी हालत में था। कुछ ही घंटों में एग्जाम शुरू होने वाला था और वो अभी भी इसी दुविधा में फंसा हुआ था कि सारी बातें सबके सामने रख दी जाएं या फिर दोषी को इस कीमती स्कॉलरशिप का एग्जाम देकर फायदा उठाने दिया जाए। वो मानसिक रूप से इतना परेशान था कि वो मुश्किल से ही सीधा खड़ा हो पा रहा था। और फिर वो होम्स की तरफ उत्सुकता से हाथ फैलाता हुआ दौड़ा चला आया। भला हो ऊपर वाले का जो आप आ गए। मुझे लगा कि आपने हताश होकर हार मान ली। तो फिर मुझे अब क्या करना है? क्या एग्जाम होने दिया जाए? हाँ बिल्कुल, होने दो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो बदमाश, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। तुम जानते हो उसे? हाँ, ऐसा लगता तो है। अगर इस मामले को बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचने देना है तो हमें खुद को कुछ पावर्स देनी होगी और यहीं पर खुद की एक छोटी सी अदालत लगानी होगी। मिस्टर सोम्स, आप वहां पर जाएं प्लीज। वाटसन, तुम इस जगह पर और मैं बीच वाली कुर्सी पर। मुझे लगता है कि दोषी के दिमाग में डर पैदा करने के लिए सेटिंग काफी है। प्लीज अब घंटी बजाओ। बेनिस्टर अंदर आया और हमारा अदालती लुक देखकर वो घबराहट और डर के मारे सहम गया। अब तुम जरा आराम से दरवाजा बंद कर दो। बेनिस्टर, अब क्या तुम मेहरबानी करके हमें कल की घटना की सच्चाई के बारे में बताओगे? उस बेचारे का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं सर। कुछ और बताना चाहोगे? कुछ भी नहीं सर। ठीक है, फिर मुझे तुम्हें कुछ सुझाव देने होंगे। कल तुम उस चेयर पर किसी ऐसी चीज को छिपाने के लिए बैठे थे ताकि उस वक्त जो कमरे में था उसे पता ना चल सके। बेनिस्टर का चेहरा बुरी तरह लाल पड़ गया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ एक अंदाजा है। मैं साफ तौर पर मानता हूं कि मैं साबित नहीं कर सकता, पर हाँ, ऐसा लगता तो है कि जब मिस्टर सोम्स कमरे से चले गए तब तुमने उस आदमी को बाहर निकलने में मदद की जो उस बेडरूम में छुपा हुआ था। बेनिस्टर ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वहां पर कोई आदमी नहीं था सर। यह अफसोस की बात है बेनिस्टर। तुम्हें अब तक सच बोल देना चाहिए था, पर मैं अब जान गया हूं कि तुमने झूठ बोला है। उसका चेहरा उतर गया। वहां कोई आदमी नहीं था सर। बोलो बोलो बेनिस्टर। नहीं सर, कोई भी नहीं था। इस हालत में तो हमें आगे की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। क्या तुम अभी कुछ और देर यहीं कमरे में रुक सकते हो? प्लीज उधर बेडरूम के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अब मिस्टर सोम्स, मैं चाहता हूं कि आप ऊपर गिलक्रिस्ट के कमरे में जाने का कष्ट करें और उसे यहां नीचे आने को कहें। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर अपने साथ स्टूडेंट को लेकर वापस आया। वो एक अच्छी कदकाठी का आदमी था, लंबा, पतला और फुर्तीला, खुशमिजाज चाल और हंसमुख चेहरा। उसकी परेशान नीली आंखें हम सबको घूर रही थीं और आखिरकार वो बेनिस्टर को हताश भाव से देखते हुए दूर एक कोने में बैठ गया। जरा दरवाजा बंद कर दो। अब मिस्टर गिलक्रिस्ट, यहां हमारे अलावा और कोई नहीं है और हमारे बीच हुई बातचीत किसी को पता नहीं चलेगी। हम एक दूसरे को खुलकर अपनी बात बता सकते हैं। हम जानना चाहते हैं मिस्टर गिलक्रिस्ट कि कैसे तुम्हारे जैसा एक ईमानदार आदमी इस घटना को अंजाम दे सकता है जो कल हुई। बेचारा जवान लड़का कुछ लड़खड़ाया।
और घबराते हुए चेहरे से उसने हमें देखा और फिर नफरत भरी नजर से बेनिस्टर की ओर देखने लगा। नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। बेनिस्टर चिल्लाया। लेकिन अब तुमने कह दिया, तो अब सर तुम्हें समझना होगा कि बेनिस्टर के बोलने के बाद अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची और अब सीधे तरीके से अपनी गलती मानने का एक तुम्हारा आखिरी मौका है। एक पल के लिए तो गिलक्रिस्ट ने अपने उठे हुए हाथों के साथ अपने हाव भाव को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो टेबल के पास अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर गिर पड़ा और अपने मुंह को अपने हाथों से छुपा लिया। वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा। बोलो बोलो और आराम से बताओ, गलती इंसान ही करता है और कम से कम कोई तुम पर कुख्यात अपराधी होने का आरोप नहीं लगा सकता है। शायद तुम्हारे लिए आसान हो जाए अगर मैं मिस्टर सोम्स को बताऊं कि क्या हुआ था और तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहां पर गलत हूं, तो मैं बताता हूं। ठीक है, जवाब देने की तकलीफ मत करो और सुनो और देखना कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा। मिस्टर सोम्स, जब आपने मुझसे यह कहा कि यह बात किसी को नहीं पता थी कि एग्जाम्स पेपर्स आपके कमरे में हैं, यहां तक कि बेनिस्टर को भी नहीं, उसके बाद ही इस केस ने मेरे दिमाग में बिल्कुल सही आकार लेना शुरू किया। बस एक प्रिंटर ही ये बात जान सकता था। हाँ बिल्कुल, पर यह खैर हो नहीं सकता। वो पेपर्स को अपने कमरे में जांच सकता था। वो इंडियन, मुझे उस पर भी कुछ खास शक नहीं हुआ। अगर वो पेपर रोल बनाकर रखे गए थे तो साफ है कि वो नहीं जान सकता था कि वो क्या है। और दूसरी तरफ एक अजीब इत्तेफाक लगा कि कोई आदमी ठीक उसी दिन कमरे में घुसने की हिम्मत करे जिस दिन के वे पेपर वहां टेबल पर रखे हुए थे। मैंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया क्योंकि जो आदमी कमरे में घुसा वो जानता था कि पेपर्स वही हैं। पर उसे कैसे पता चला? जब मैं आपके कमरे में घुसा तो मैंने खिड़की का जायजा लिया। आपको लगा कि मैं इस संभावना पर विचार कर रहा हूं कि कोई दिन दहाड़े सामने के कमरों में रहने वाले लोगों की आंख बचाते हुए यहां से अंदर घुस आया। ऐसा सोचना भी बेवकूफी थी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि टेबल पर रखे पेपर्स को देखने के लिए एक आदमी को कितने लंबे कद का होना चाहिए। मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे भी इन पेपर्स को देखने के लिए अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ा था। इससे छोटे कद के इंसान के लिए उन्हें देख पाना मुमकिन नहीं था और इस तरह मेरे पास पहले से ये सोचने का कारण था कि अगर आपके इन तीनों स्टूडेंट्स में से किसी की भी हाइट असाधारण हुई तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। मैं अंदर आया और आपसे साइड टेबल के बारे में पूछा। सेंटर टेबल से मुझे कुछ नहीं मिला, पर जब आपने बताया कि गिलक्रिस्ट एक लॉन्ग जंपर है तभी मुझे सारा माजरा समझ में आ गया और मुझे इसे साबित करने के लिए बस कुछ सबूत चाहिए थे जो मुझे तुरंत ही मिल गए। हुआ ये कि ये जवान लड़का दोपहर के वक्त एथलेटिक ग्राउंड में था जहां ये अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने जंपिंग शूज लेकर वापस आया जिनमें, जैसा कि आप जानते हैं कि उनमें स्पाइक लगी होती है। जैसे ही वो आपकी खिड़की के पास से गुजरा, अपने लंबे कद की बदौलत उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ी और उसने अनुमान लगाया कि वे क्या हो सकते हैं। आपके पेपर्स के साथ कोई भी छेड़खानी न होती अगर उसकी नजर दरवाजे पर लगी उस चाबी पर न पड़ती जिसे आपका लापरवाह नौकर वहीं भूल आया था। अचानक उसका मन किया कि वो जाकर देखे कि कहीं वे सचमुच एग्जाम पेपर तो नहीं है। इसमें कोई खतरा नहीं था क्योंकि वो आसानी से यह बहाना बना सकता था कि वो एक सवाल पूछने अंदर आया था। खैर, जब उसने देखा कि वे एग्जाम पेपर ही हैं तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने जूते टेबल पर रखे, लेकिन वो क्या था जो तुमने खिड़की के पास वाली चेयर पर रखा? ग्लव्स। होम्स ने बेनिस्टर की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। उसने अपने ग्लव्स चेयर पर रखे और उसने उन पेपर को एक एक करके उठाया और उनकी नकल करने लगा। उसे लगा कि प्रोफेसर मेन गेट से वापस आएंगे और वो उन्हें देख लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वो साइड गेट से आए। अचानक दरवाजे पर उसने प्रोफेसर के पहुंचने की आहट सुनी। बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने ग्लव्स भूल गया, लेकिन अपने जूते लेकर बेडरूम में घुस गया। आपने गौर किया होगा कि टेबल पर खरोंच एक तरफ को है, लेकिन वो खरोंच बेडरूम के दरवाजे की दिशा में गहरी हो जाती है। अपने आप में हमें बताने के लिए काफी था कि जूतों को इस ओर खींचा गया था और गुनहगार ने बेडरूम में शरण ली थी। जूतों में लगे मिट्टी के छोटे छोटे ढेले टेबल पर ही रह गए और मिट्टी का एक ढेला भी बेडरूम में गिर गया। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि मैं सुबह एथलेटिक ग्राउंड गया था और वहां मैंने देखा कि जंपिंग पिट पर महीन काली मिट्टी को लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर यूज किया जाता है ताकि एथलीट फिसले नहीं। मैं उसका एक सैंपल अपने साथ ले आया। मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट सीधा खड़ा हो गया। हाँ सर, ये सच है। हे भगवान, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? सोम्स चिल्लाया। हाँ सर, कहना है, लेकिन इस शर्मनाक खुलासे ने मुझे हक्का बक्का कर दिया है। मेरे पास आपके लिए एक लेटर है मिस्टर सोम्स, जिसे मैंने रात भर की बेचैनी के बाद आज सुबह लिखा है। इसे मैंने अपनी चोरी पकड़े जाने के पहले ही लिख लिया था। सर, ये रहा वो लेटर। आप देखेंगे कि मैंने इसमें कहा है कि मैंने एग्जाम न देने का फैसला किया है। मुझे रोडेशियन पुलिस में एक जॉब ऑफर भी हुई है और मैं जल्द ही साउथ अफ्रीका रवाना हो रहा हूं। मुझे जानकर खुशी है कि तुम्हारी मंशा इसका गलत फायदा उठाने की नहीं थी, पर तुमने अपना इरादा क्यों बदला? उसने बेनिस्टर की तरफ इशारा किया। यही वो इंसान है जो मुझे सही रास्ते पर लाए, उसने कहा। यहां आओ बेनिस्टर। तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि सिर्फ तुम ही इस लड़के को बाहर जाने दे सकते थे क्योंकि रूम में सिर्फ तुम थे और बाहर जाते वक्त जरूर तुमने दरवाजा लॉक किया होगा क्योंकि उसका खिड़की के रास्ते से भागना संभव नहीं लगता। क्या तुम इस मिस्ट्री का आखिरी पॉइंट साफ कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? यह बहुत मामूली सी बात है सर। अगर आप इसे जानते होते
लेकिन आपकी चतुराई से भी आपके लिए इसे जान पाना मुमकिन नहीं था। बात तब की है जब मैं इस लड़के के पिता सर जाबेज गिलक्रिस्ट के यहां बटलर था, जब वे जुए में बर्बाद हो गए। मैं एक नौकर के तौर पर इस कॉलेज में आ गया, लेकिन अपने पुराने मालिक को कभी भी भूल नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही भले और सज्जन इंसान थे। मैंने उन पुराने दिनों की खातिर उनके बेटे की देखरेख की। खैर सर, कल जब मुझे इस कमरे में बुलाया गया, सबसे पहले मेरी नजर चेयर पर पड़े गिलक्रिस्ट के ग्लव्स पर गई। मैं उन ग्लव्स को अच्छी तरह से जानता था और मैं उनका मतलब समझ गया। अगर मिस्टर सोम्स इन्हें देख लेते तो खेल वहीं खत्म हो जाता। मैं धड़ाम से चेयर पर जा बैठा और मैं वहां से तब तक नहीं हिला जब तक कि मिस्टर सोम्स आपको बुलाने के लिए नहीं निकल गए। तब मेरे छोटे मालिक बाहर आए, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया है, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जाहिर सी बात है सर कि मैं उसे बचाता, और यह स्वाभाविक है कि मैं उसके पिता की तरह उससे बात करने की कोशिश करूं और उसे समझाऊं कि वो इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकता। क्या आप इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे? बिल्कुल नहीं। होम्स ने खुश होकर खड़े होते हुए कहा। तो मिस्टर सोम्स, हमें लगता है कि हमने आपकी छोटी सी प्रॉब्लम सुलझा ली है और हमें नाश्ते के लिए देर हो रही है। आओ वॉटसन। और गिलक्रिस्ट, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि रोडेशिया में तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। एक बार तुम गलती करके नीचे गिरे हो, अब देखते हैं कि तुम कितना ऊपर उठ सकते हो। और दोस्तों, इसी तरह एक केस और सॉल्व हो जाता है, यानी कि स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी भी बाकी स्टोरीज की तरह आपको बेहद पसंद आई होगी। कभी कभी मेरे पास सर आर्थर कॉनन डॉयल की इमेजिनेशन, उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी कल्पनाओं की प्रशंसा के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। एक डॉक्टर से ऑथर बने आर्थर कॉनन डॉयल, उनके शानदार ऑब्जर्वेशन ने ही शेरलॉक होम्स को जन्म दिया। इतना स्मार्ट, इतना कीन ऑब्जर्वर, वाह! और सिवाय वाह के कुछ निकलता ही नहीं।